नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। मैं फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, प्लांट हार्मोन्स के बारे में। ये पार्ट 1 होगा। इस पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट हार्मोन्स होता क्या है। उसके बाद में एक हार्मोन्स का पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में। इससे पहले मैंने बताया था बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ किया जाता है, क्या फ़ायदे होते हैं एग्रीकल्चर में। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद में इस टॉपिक को मैंने चुना है, प्लांट हार्मोन्स पार्ट 1, एग्रीकल्चर साइंस बेस्ड टॉपिक है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पहली बार आ रहे हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमेशा आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए और वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। शुरू करते हैं। प्लांट हार्मोन्स, आपको पता होना चाहिए कि प्लांट हार्मोन्स हो, चाहे ह्यूमन हार्मोन्स हो, चाहे एनिमल हार्मोन्स हो, सभी ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करने वाले एक स्पेसिफिक प्रकार के केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, केमिकल मैटर होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इसको हम सबस्टेंस या कारक भी कह सकते हैं, रेगुलेटर भी कह सकते हैं, नियंत्रक भी कह सकते हैं, वृद्धि नियंत्रक भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक रसायन पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो एक निश्चित स्थान पर बनते हैं और कंडक्शन टिश्यू के द्वारा, संवहन ऊतकों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में फैलती है। ठीक है, जहाँ पर लक्ष्य अंगों तक जाकर, टारगेट अंगों तक जाकर ये ग्रोथ और डेवलपमेंट संबंधी क्रियाओं को कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली प्लांट हार्मोन्स के बारे में। ये मेरा पार्ट 1 होगा। इसके बाद जो पार्ट 2 दूंगा उसमें और दूसरे हार्मोन्स के बारे में चर्चा मिलेगी आपको, तो ये ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। ऑक्सिन से रिलेटेड मैं जो कंटेंट बताऊंगा इसमें, ऑक्सिन के नाम, फर्स्ट हार्मोन्स जो डिस्कवर किया गया था ऑक्सिन के रूप में, उसका नाम क्या है, क्या हार्मोन्स है, क्या इसके ग्रोथ रेगुलेटर्स है, मतलब वृद्धि नियंत्रक कार्य है, क्या रोल होता है इसका पौधे की वृद्धि में, ये सारी चीज़ें के बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है, ध्यान से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स पादप में, अभी मैंने चर्चा किया था थोड़ी देर पहले, तो कि पादप में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रासायनिक पदार्थ बनते हैं जिन्हें प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। मतलब समझ लीजिए, ये कम्प्लीटली ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगा। किसको? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगा। ये ध्यान रखिए आप लोग, ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगा कम्प्लीटली, उसको कंट्रोल करेगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगा। एक प्रकार का केमिकल प्रोडक्ट होता है, केमिकल उत्पाद होता है, ये रासायनिक उत्पाद होता है, जिन्हें हम प्लांट हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। किस हार्मोन से नाम से जानते हैं? प्लांट हार्मोन पढ़ रहे हैं तो आप प्लांट हार्मोन कहेंगे यहाँ पर, प्लांट हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इसी को ग्रोथ सबस्टेंस भी कहते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ग्रोथ सबस्टेंस और ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, इस नाम से भी इसको पुकारते हैं। वृद्धि नियंत्रक या वृद्धि कारक ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ये जो हार्मोन्स होता है प्लांट में हमेशा मरिस्मेटिक सेल्स में, एपिकल मेरिस्टेम में अर्थात शीर्षस्थ कलिकाओं में, और क्या कहना, जो नई बनी वाली बड्स है उसको शीर्षस्थ कलिका कहते हैं, और एपिकल मेरिस्टेम में जहाँ पर विभजोतक ज़्यादा होती है, डिवीज़न ज़्यादा होता है, नींव बनने वाले लिप में, फ्लोएम की कुछ सेल में, उसके संपूर्ण भागों में फैलकर उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है। हर हार्मोन एक विशेष प्रकार की वृद्धि संबंधी घटना को नियंत्रित करता है, ये जान लीजिए आप। किसी भी पादप में समयानुसार बनते रहती है। उन हार्मोन्स का वृद्धि अंगों की वृद्धि पर विभिन्न प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसका एक एग्जैक्ट डेफिनेशन बनता है, और डेफिनेशन क्या है वो समझिए। डेफिनेशन के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ थोड़ा सा। डेफिनेशन इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि बिना डेफिनेशन के आप इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। प्लांट हार्मोन वे जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों में एक निश्चित स्थान पर बनते हैं और संवहन ऊतकों के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में संचरित होकर उनकी वृद्धि और विकास संबंधी समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लांट हार्मोन वे जटिल कार्बनिक यौगिक है या पदार्थ हैं। मैं शॉर्ट में आपके लिए कीवर्ड दे देता हूँ, एक लाइनर आरेख बना देता हूँ आपके लिए। प्लांट हार्मोन्स एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स कार्बनिक मटेरियल है। ठीक है, इसका काम क्या होता है?
पौधों के एक निश्चित स्थान में जाकर निश्चित स्थान में बनेगा और कनेक्टिव टिश्यूज़ के द्वारा निश्चित स्थान में बनेगा, और जितने भी प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव एंड कंडक्टिव, ऐसा कंडक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव एंड कंडक्टिव टिश्यू है, उन सारे स्थान में जाकर इसके माध्यम से, मतलब संवहन ऊतक और संयोजी ऊतकों के माध्यम से समस्त भागों में फैलती है। ठीक है, समस्त भागों में फैलेगी और ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगी। किसको? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगी, डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगी। समझ में आ गया होगा आपको ये प्लांट हार्मोन क्या कार्य कर रहा है, कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, समझ में? इसी के द्वारा पौधे की वृद्धि विकास नियंत्रित होती है। ठीक है, अब बात आती है डिस्कवरर ऑफ हार्मोन्स की। तो सबसे पहले जान लीजिए इसमें एक हार्मोन का नाम आता है ऑक्सिन हार्मोन को सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, कौन से हार्मोन को? ऑक्सिन हार्मोन को सबसे पहले खोजा गया था। इसके बाद में जो काइनिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, वर्नेलिन, फ्लोरिजन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन है, उनको खोजा गया है। हार्मोन के अलावा पौधों में कुछ और वृद्धि रोधक पदार्थ होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स के अलावा मैं यहीं पर आपको कंटेंट में क्लियर कर देता हूँ। ऑक्सिन तो सबसे पहले डिस्कवर किया था, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन प्लांट, पौधों में सबसे पहले इस हार्मोन की खोज की गई थी। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो वृद्धि निरोधक की भांति काम करते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर की भांति काम करता है। काउमेरिन, फिनोलिक एसिड, स्कोपोलेटिन, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। वृद्धि रोधक पदार्थ है तो काउमेरिन, फिनोलिक एसिड, फिनोलिक कंपाउंड या यौगिक, स्कोपोलेटिन, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो पौधों में बन जाते हैं या किसी बाहर माध्यम से पहुंच जाते हैं और उसकी वृद्धि को अवरुद्ध कर देते हैं। मतलब इस हार्मोन की एक्टिविटी को ख़त्म करने में की क्षमता रखता है। अब मैं बात करता हूं ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। मेरे वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट यही है ऑक्सिन। ऑक्सिन प्लांट हार्मोन में सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होता है ऑक्सिन। ठीक है, पौधों की वृद्धि को कंट्रोल करने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधे के सिरों पर बनते हैं, मतलब एपिकल भाग पर बनते हैं, अग्रस्थ भाग पर बनते हैं, शीर्षस्थ भाग पर बनते हैं, सभी भागों में विस्तृत होकर मेनली ये ग्रोथ को ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये ग्रोथ को ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सेल डिवीज़न और सेल एलोंगेशन का कार्य भी करता है। ठीक है, मैं इस शॉर्ट में यहाँ पर जो अभी मैंने कहा उसको नोट कर रहा हूँ, ध्यान से इसको नोट कर सकते हैं आप लोग भी चाहें तो। ठीक है, एक सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है प्लांट का ऑक्सिन हार्मोन, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, एपिकल भाग पर बनेगा, जैसे मैंने पहले बताया। किस भाग पर बनेगा? ये एपिकल पार्ट पर बनेगा, शीर्षस्थ भागों पर बनेगा। ठीक है, शीर्षस्थ भागों पर बनेगा। इसके अलावा ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको नियंत्रित करेगा। तो कैसे नियंत्रित करेगा? ये सेल डिवीज़न को कंट्रोल करता है और सेल इलोंगेशन, कोशिकीय दीर्घीकरण को भी कंट्रोल करता है। इलोंगेशन, कोशिकीय दीर्घीकरण को भी ये कंट्रोल करता है। समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा अब मैं आगे कंटेंट में जहाँ पर जा रहा हूँ वहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि एक डच साइंटिस्ट थे कोगल और हैगन स्मिथ, इन्होंने 3 प्रकार के ऑक्सिन हार्मोन खोजे हैं। ठीक है, दोनों साइंटिस्ट के नाम, एक है कोगल एंड हैगन स्मिथ। ठीक है, इन्होंने लगभग 1931 में कुछ प्रमुख ऑक्सिन हार्मोन की खोज किए थे जो कुछ इस प्रकार है। क्या क्या हार्मोन खोजा था इन्होंने, ये देख लीजिए। ठीक है, एक हार्मोन आता है ऑक्सिन ए। अब इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है आपके लिए। ऑक्सिन बी, ठीक है, ये कंटिन्यूस सीरीज़ में है। एंड देन सी हेट्रोऑक्सिन, ये 3 प्रकार के हार्मोन्स की खोज की गई थी कोगल हैगन स्मिथ के द्वारा। ठीक है, अब तीनों ऑक्सिन के अलावा, ये तो खोज किया गया है प्लांट में, अब इन तीनों हार्मोन के अलावा कुछ और सिंथेसाइज की हुई केमिकल कंपाउंड है जो ऑक्सिन की भांति ही कार्य करता है। मतलब ये तो खोजा गया है, ये डिस्कवर्ड किया गया है। मैं इन ब्रैकेट लिख देता हूँ, डिस्कवर्ड, प्लांट बॉडी में इसको डिस्कवर किया गया है। अब बात आती है कि सिंथेसाइज, तो कुछ हार्मोन ऐसा है जिसका सिंथेसिस किया गया है।
निर्माण किया गया है प्रयोगशाला में। तो क्या क्या हार्मोन्स इसमें आता है देख लीजिए। ठीक है, एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग कहते हैं 2,4-D, 2,4-D ऐसा 2,4-D। तो इसका पूरा नाम क्या आता है? 2,4-D, डी फॉर डाइक्लोरोफेनॉक्सी या फिनॉक्स भी बोल सकते हैं आप इसको, एसिटिक एसिड। ये एक हो, इसको 2,4-D के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं इसको? 2,4-D के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन जो खोजा गया है वो इसी से संबंधित हार्मोन्स है, और पूरा ऑक्सिन ही, ये ऑक्सिन है अपने आप में सॉरी, ये ऑक्सिन है, याद रखिए। ठीक है, इसमें आता है नेक्स्ट हार्मोन आता है IAA। IAA कहने का मतलब होता है इंडोल एसिटिक एसिड। इसका पूरा नाम होता है इंडोल एसिटिक। आपके सिलेबस के बेस पे ये नाम पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये ऑक्सिन हार्मोन ही है, इंडोल एसिटिक एसिड या IAA बोलते हैं इसको। थर्ड हार्मोन इसमें है नैप्थेलिन, NAA बोलते हैं इसको, NAA का पूरा नाम होता है नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। ठीक है, या NAA भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट हार्मोन है इसमें इंडोल ब्यूटेरिक एसिड ऐसा। ठीक है, ये है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, जिसको IBA के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे तो थोड़ा सा कॉमन लग रहा होगा 2,4 से। 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड था, ये 2,4,5 ट्राइक्लोरो 1,2,3 ट्राई 1,2,3 ट्राई 1,2 2,4,1,2 डाई। ठीक है, तो 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसको 2,4,5-T के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? 2,4,5-T के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया वो सारे हार्मोन्स। ठीक है, एक और हार्मोन की चर्चा कर लेते हैं। एक और हार्मोन है PAA का फुल फॉर्म होता है फेनिल एसिटिक एसिड। ये वो सारे ऑक्सिन हार्मोन हैं जिसके बारे में एग्ज़ाम में, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है मैं जो शेयर कर रहा हूँ, जिस पर चर्चा कर रहा हूँ अभी, ध्यान से आगे भी देखेंगे। मैं आगे बता रहा हूँ रोल ऑफ ऑक्सिन एज ग्रोथ रेगुलेटर, कि कैसे ऑक्सिन वृद्धि नियंत्रक कार्यों को अंजाम देता है। मतलब एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऑक्सिन हार्मोन के कार्य लिखिए, उपयोग लिखिए, तो देखिए क्या क्या कार्य और क्या क्या उपयोग बनते हैं इसके। ठीक है, क्या बोला अभी? रोल ऑफ ऑक्सिन्स एज ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, अर्थात क्या भूमिका बनती है पौधों के वृद्धि नियंत्रण में ऑक्सिन हार्मोन का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यही कार्य है और यही उपयोग है, ये ध्यान में रखेंगे। यही फंक्शन है इसका, यही यूटिलिटी है, या यही उपयोग है, यही यूजेस है इसका। ठीक है, क्लियर है? तो मैं इसमें आगे जा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। रोल ऑफ ऑक्सिन इज ग्रोथ रेगुलेटर में तो देखिए क्या क्या इसमें फंक्शंस मिलेंगे आपको। ठीक है, सबसे पहला इसमें मैं नोट करा रहा हूँ आपको ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट कहने का मतलब होता है पौधों में अनुवर्तनी गति मूवमेंट। अनुवर्तनी गति ये बायो वाले लोग भी पढ़ते हैं, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसके प्रभाव को देखने के लिए दो साइंटिस्ट, एक हो बायसन जेनसन। ठीक है, एक है बायसन जेनसन और दूसरा है FW वेन। तो बायसन जेनसन का के आधार पर मैं पहले बता रहा हूँ आपको। इन्होंने देखा था कि जब पौधे के शीर्ष भाग को हम हटा दें, है ना, शीर्ष के अभाव में तना प्रकाश की ओर नहीं मुड़ता, लेकिन यदि कटे हुए शीर्ष को फिर से तने पर रख दे तो प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। इन्होंने देखा था यदि शीर्ष तथा तने के बीच जिलेटिन रख दे, शीर्ष और तने के बीच में जिलेटिन पदार्थ रख दी जाए, तब भी तना प्रकाशानुवर्तन दिखाता है। बायसन और जेनसन ने देखा था कि यदि प्रकाश की ओर के भाग में माइका, मतलब क्या बोलते हैं, अभ्रक की पतली पट्टी अगर लगा दी जाए तो भी प्रकाशानुवर्तन होता है, मतलब पौधे प्रकाशानुवर्तन गति को दर्शाता है। लेकिन यदि माइका की पट्टी को प्रकाश के विपरीत वाले भाग में लगा दिया जाए तो प्रकाशानुवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, इन्होंने देखा था कि मान लो ये एक तना है,
इसका शीर्ष भाग को हमने काट के अलग किया, ठीक है ना, समझ में आया ना। ये कटा हुआ भाग है, तो कटे हुए ये भाग कटा हुआ है अलग से, सेपरेट पार्ट है ये, ठीक है। ये मेन पार्ट ऐसा कहेंगे हम, मेन पार्ट, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि ये जो कटा हुआ टुकड़ा है इसको जब रखते हैं तो ये किस ओर मुड़ जाता है, ये प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। कैसे मुड़ जाएगा, ये इस प्रकार से ऐसे मुड़ जाएगा, इस प्रकार से। ये कटा हुआ भाग था, इस प्रकार से मुड़ जाएगा, प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा, मतलब प्रकाश इधर से आ रही है, ऐसा प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा। समझ में आ गया। ब्लेड से कटिंग करना है आपको, कटिंग करने के बाद उसको अलग करना है, अलग करके रखेंगे तो किसी और नहीं मुड़ेगा, प्रकाश अनुवर्तन उसमें नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही हम उस कटे हुए टुकड़े को उसके ऊपर रखेंगे वो प्रकाश की तरफ मुड़ता हुआ या उस तरफ झुका हुआ आपको ये दिखाई देगा। समझ रहे। अगर अभ्रक की प्लेट लगा देते हैं हम लोग, कैसे अभ्रक की प्लेट लगाते हैं, इस और अभ्रक, यहाँ पर इस जगह पर अभ्रक की प्लेट लगा देते हैं, याद रखना। यहाँ पर ऐसा एक अभ्रक की प्लेट लगा देते हैं, माइका की प्लेट लगाते हैं, तब भी ये प्रकाश की ओर, क्योंकि प्रकाश की दिशा में लगी है। लेकिन अगर इस अभ्रक की प्लेट को मैं उल्टा इस दिशा में लगाता हूँ तो इसमें कोई प्रकाश अनुवर्तन दिखाई नहीं देता। अभ्रक की प्लेट लगाने पर कोई प्रकाश अनुवर्तन नहीं दिखेगा। क्लियर है। ये हो गया बायसन जॉनसन का एक्सपेरिमेंट। अब एक और साइंटिस्ट था, इसमें इसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया था कि कैसे पौधों में अनुवर्तनी गति होती है। F.W. वेंट 1928, ठीक है। इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने भी कटे हुए शीर्ष को एगर के एक टुकड़े पर रखा। इन्होंने क्या किया, कटे हुए शीर्ष को एगर के एक टुकड़े पर रखा, तो इस टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर इन टुकड़ों को कटे हुए, पूरे जितने टुकड़े काटे हैं उस सारे कटे हुए को प्रांकुर के अंधेरे भाग पर रखने पर प्रकाशानुवर्तन पूर्ण पाया गया। मतलब अंधेरे भाग में रखा गया सारे टुकड़ों को, तो उसमें प्रकाशानुवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये निष्कर्ष निकलता है कि ऑक्सिन पौधों के शीर्ष पर ही बनता है। मतलब इसका भी एक्सपेरिमेंट लगभग सेम था। इसका मतलब भी इन्होंने भी यही प्रूव किया कि ऑक्सिन पौधों के शीर्ष पर बनता है, प्रकाशित भाग में ऑक्सिन नहीं बनता, प्रकाशित भाग में ऑक्सिन नहीं बनता, केवल शीर्ष भाग में बनता है, याद रखेंगे, ठीक है। किस भाग में बनता है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, शीर्ष भाग में क्या बनता है, ऑक्सिन का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सिन अप्रकाशित भाग की ओर ऊपर से नीचे की ओर गति करता है, अप्रकाशित भाग की ओर, अप्रकाशित भाग की ओर ऊपर से नीचे की ओर गति करता है। जिधर प्रकाश नहीं जा रहा है उधर गति करेगा। ये जल में घुलनशील होता है। समझ में आ गया। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट को दर्शाता है, ठीक है। मतलब आप बोलेंगे कि इसमें कार्य क्या है, उपयोग क्या है, तो आप इसमें सिंपल सरल शब्दों में लिख सकते हैं कि ऑक्सिन शीर्षस्थ भागों में पाई जाती है और शीर्ष जैसे ग्रो करता है, वृद्धि करता है, उसके हिसाब से पौधे ग्रो करता है। इससे ये समझ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें रोल है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस, शीर्ष प्रमुखता बोलते हैं इसको, सॉरी डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस या शीर्ष प्रमुखता, ठीक है। बहुत से पौधों के तनों की जो एपिकल बड होती है जब तक वृद्धि करती है तब तक जो लेटरल बड्स होती है वो वृद्धि नहीं करती। मतलब जब तक एपिकल मतलब शीर्षस्थ भाग वृद्धि करती है तब तक लेटरल मतलब पार्श्वी नीचे की या साइड की कलिकाएं वृद्धि नहीं करती। अगर आप शीर्ष भाग को काट दें तो पार्श्व कलिकाओं में परिवर्तन शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन ऑक्सिन युक्त एगर के टुकड़े को पुनः पार्श्व कलिकाओं पर रखें तो पार्श्व कक्षा की परिवर्धन पुनः रुक जाती है। इस वजह से माली क्या करता है, आपने देखे होंगे जब पौधों की कटिंग करती है तो ऊपर ऊपर के भाग को काटता है ताकि झाड़ी नुमा वो सघन रूप में आ जाए वो पौधा। तो इसका मतलब होता है एपिकल डोमिनेंस, मतलब होता है शीर्ष प्रमुखता। शीर्ष भाग में ही वृद्धि पाई जाती है। शीर्ष भाग जब तक वृद्धि करेगी पार्श्व भाग नहीं करेगी। कहने का मतलब पौधों की लंबाई को बढ़ाने में मददगार है। इसका मतलब यही साबित होता है पौधों की लंबाई बढ़ाने में मददगार है एपिकल डोमिनेंस में, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में बात करें तो कटे तनों पर जड़ का आरंभीकरण, इसको बोलते हैं हम लोग रूट इनिशिएशन ऑन कट रूट्स। कट रूट्स, रूट इनिशिएशन ऑन कट रूट, कटे तनों पर जड़ का आरंभीकरण। बहुत से पौधे के उदाहरण आपको देखने को मिलता है। आप लोग गुलाब का कलम लगाते हैं, जानते हैं गुलाब की कलम को ज़मीन में जैसे ही लगाते हो नया पौधा तैयार हो जाता है। लेकिन आपको करना क्या है, यदि गुलाब के कटे हुए कलम को, यदि गुलाब के कटे हुए कलम को छोटे से टुकड़े को अगर आप फेनिल एसिटिक एसिड, यहाँ पर नाम था ना फेनिल एसिटिक एसिड, अल्फा नैप्थेलिन बुटारिक एसिड,
अल्फ़ा नेप्थेलिन ब्यूटेरिक एसिड NBA ऊपर पढ़े थे आप लोग, तो अल्फ़ा नेप्थेलिन ब्यूटेरिक एसिड, और इसमें IA भी है, इंडोल एसिटिक एसिड भी है। इसके घोल में अगर डुबा देते हैं उसके एक हिस्से को और उसको बाद उसको लगाते हैं तो उस कटे हुए सिर से तुरंत अपस्थानिक जड़ें एडवेंटिशियस टिश्यू निकलना, रूट्स निकलना शुरू हो जाता है। क्लियर है, मतलब आसानी से उसके एपिकल भाग बन जाते हैं, शीर्षस्थ भाग बन जाते हैं जड़ की तरफ। नेक्स्ट पार्थेनोकार्पी। ये पार्थेनोकार्पी एक ऐसा शब्द है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है उन सब के लिए जो बायोलॉजी का स्टडी करते हैं, जो एग्रीकल्चर साइंस में क्रॉप वगैरह की स्टडी करते हैं, उनके लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सिन के यूज़ करने से फल जो निर्मित होता है वो विदाउट सीड होते हैं, बिना बीज के फल का निर्माण आप कर सकते हैं। इनमें कृत्रिम हार्मोन को अंडाशय पर छिड़क देते हैं। आर्टिफिशियल जो हार्मोन्स होते हैं, जितने हार्मोन्स अभी ऊपर आपने पढ़ा था, सब हार्मोन्स को किस में छिड़क देते हैं, समझिए उसको किस में छिड़कते हैं, अंडाशय पर, ओवरी पर स्प्रे कर देते हैं। ओवरी पर स्प्रे कर देते हैं, क्या कर देंगे, ओवरी पर स्प्रे कर देंगे, किसको, ऑक्सिन हार्मोन को। ओवरी पर स्प्रे करने से वो बिना परागण और निषेचन के बीज रहित फल का फॉर्मेशन करता है। इस प्रक्रिया को, जिसमें ओवरी या अंडाशय बिना निषेचन के फल का निर्माण करता है, फल का निर्माण होना पार्थिनोकार्पी फ्रूट कहलाता है। और इस प्रक्रिया को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इस विधि के द्वारा आज नींबू, संतरा, केला, अंगूर आदि के फल का उत्पादन किया जा रहा है जो सीडलेस है। ठीक है, क्या लेस है, सीडलेस है, मतलब उसमें बीज का अभाव होता है। क्लियर है। नेक्स्ट में अगर हम लोग जाएं तो हमको ये मिलता है कि एब्सेशन सुने होंगे आप लोग, विल्गन सुने होंगे, जानते होंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट फंक्शन में जा रहे हैं, 5वें नंबर के फंक्शन में। ये है एब्सेशन। इसको बोलते हैं विल्गन। विल्गन मतलब होता है अलग होना। आपने देखे होंगे कि अधिकांश जो मैक्सिमम वो प्लांट जो होते हैं उसके जो फ्रूट होते हैं पूरी तरह पकने से पहले ही वो नीचे गिर जाते हैं, जो हमारे खाने के लायक नहीं होते। उदाहरण देख सकते हैं, नाशपाती और एप्पल आपने खाए होंगे, वो बिना पके ही गिर जाते हैं। तो उस ऐसा विल्गन जो पुष्पवृंत, मतलब पुष्प का जो डंठल के निचले हिस्से में एक एब्सेशन लेयर बनता है। ठीक है, किस में बनता है, वृंत में, पेडिकल में एक एब्सेशन लेयर बनता है, अर्थात विल्गन परत बनता है, जिसके कारण वो फल बिना पके ही गिर जाता है। यदि उन पौधों पर हम IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड या नेप्थेलिन एसिटिक एसिड हम लोग डालें, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड का छिड़काव कर दें, उसका सांद्र विलयन छिड़क दें, तो जो इमैच्योर जो फ्रूट होता है उसका विल्गन एब्सेशन रुक जाता है। और इस विधि के द्वारा पत्तियों की विल्गन को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, मतलब आप विल्गन की क्रिया को रोक सकते हैं इसके छिड़काव से। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ डोरमेंसी। कंट्रोल ऑफ डोरमेंसी कहने का मतलब होता है प्रसुप्ता नियंत्रण। ठीक है, कुछ ऐसे विशेष आर्टिफिशियल ऑक्सिन है जो फलों की डोरमेंसी पीरियड को बढ़ा देता है, जिसके कारण उन फलों को काफ़ी समय तक आप संग्रह करके रख सकते हैं। आलू का एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। आलू का भंडारण करने वाले जो लोग होते हैं, मतलब गोडाउन में जो पोटैटो का भंडारण करते हैं, पोटैटो का, ठीक है, वहाँ पर अल्फ़ा नेप्थेलिन एसिटिक एसिड का छिड़काव कर दिया जाता है गोडाउन में। इससे क्या होती है, जो बड्स निकलते रहती है, आलू में कलिकाएँ निकलते रहती है, वो डोरमेंसी पीरियड में चली जाती है, जिससे वहाँ से ज़्यादा कलिका ग्रोथ नहीं करती, आलू ख़राब नहीं होता, नई कलिकाएँ नहीं आने से आलू ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो गोडाउन में काफ़ी समय तक आप पोटैटो को संग्रहित करके रख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बताया है कि क्या प्लांट हार्मोन होता है, किस चीज़ का बना हुआ होता है, पहला डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन्स क्या था, ऑक्सिन के कौन कौन से नाम हैं, क्या क्या रोल है, क्या क्या यूजेस है, क्या क्या फंक्शन है, मैंने सारे के बारे में चर्चा किया है। बड़े गौर से और ध्यान से इस सारे पॉइंट को आप तैयार कर लीजिए। अलग अलग प्रकार के एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। अगर कोई समस्या है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कहें, कोशिश करूँगा आपकी समस्या का समाधान करने का। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर उनको करें जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। कमेंट कर सकते हैं आप, इसलिए कमेंट करें मेरे प्रोत्साहन के लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए, और कुछ पूछना है तो ज़रूर। और अंत में अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत और त्वरित मिलती जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, इसके आगे का पार्ट 2 भाग, जिसमें बचे हुए हार्मोन्स के बारे में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए सबको गुड बाय, थैंक यू सो मच।